लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में मेज का खाना खाने से गुरुवार सुबह एक और छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर कुलपति और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे। बीमार छात्रा को मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के बाद कुलपति ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं से मुलाकात कर समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं प्रोवोस्ट को हटाने की मांग से अड़ी रही। वहीं छात्राओं ने कहा है कि हमें यह प्रोवोस्ट नहीं चाहिए, तो कम से कम हमारी तबीयत तो नहीं खराब होगी। हम शिकायत कर रहे हैं, इसलिए भी हमें टारगेट किया जा रहा है। दोबारा हॉस्टल अलॉटमेंट न करने की बात कही जा रही है। हमारे खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास किया जा रहा है। पेरेंट्स से बताया जा रहा है कि आपकी लड़की लड़कों के साथ घूमती है। हमारे करैक्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट मिलने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में हमें फंसा रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्म है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव इतने आत्मविश्वास में क्यों दिखाई दे रहे हैं और उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। दरअसल राज्यसभा की सीट जीतने के लिए विधानसभा के विधायकों के वोटों की जरूरत होती है और किसी भी पार्टी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए तय संख्या पूरी करनी पड़ती है। इस बार मुकाबला कांटे का है, इसलिए हर एक विधायक का वोट बहुत कीमती हो गया है। तेजस्वी यादव की पार्टी को अपने दम पर पूरी संख्या मिलना मुश्किल माना जा रहा है, इसलिए उनकी नजर उन दलों पर है जिनके पास कुछ विधायक हैं और जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यहीं पर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहम हो जाती है। एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन अगर महागठबंधन को मिल जाता है तो सीट जीतने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो खुद को राज्य की राजनीति में मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं और उन्हें भरोसा है कि राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में बन सकते हैं। वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और रणनीति पूरी तैयारी से बनाई गई है। दूसरी तरफ वैसी भी अपनी राजनीति ताकत दिखाने चाहते हैं क्योंकि उनके विधायकों का समर्थन इस चुनाव के किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। इसलिए दोनों नेताओं की बातचीत को केवल सीट का गणित नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस का राज यही है कि वो संख्या के खेल को समझते हुए छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि सही रणनीति से वो राज्यसभा की सीट निकाल सकते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति दिशा के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। कानपुर दौरे के दौरान उन्होंने विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई वादे किए हैं और कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शहर की तस्वीर ही बदल जाएगी। हम आप मिलकर के नई सरकार बनाएं, बिजली सस्ती कराएं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम न लगे, सड़कों पे सांड न घूमे और यहाँ की कानपुर का जो इतिहास रहा है, कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, इसको पुनः इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनाएं और यहाँ पर इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करें जिससे रोजगार और नौकरी हम लोग दे सकें और यूपी की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी कानपुर की हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादियों की सरकार बनाइए। अभी तो गंगा गंदी बह रही है, समाजवादी सरकार बनने पर माँ गंगा की सफाई के साथ साथ प्लैंड और वर्ल्ड क्लास और देखने में अच्छा लगे एस्थेटिकली आपका कानपुर कैसे सुंदर दिखे उसको बनाने का काम करेंगे। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री चले गए जापान और देखने गए टोक्यो और क्योटो जा ही नहीं रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके भी समझौता हुआ था और ये बात तय हुई थी कि हम क्योटो बनाएंगे आपके वाराणसी को और शायद कानपुर को बनाना चाहते होंगे लास वेगास या शायद अब सिंगापुर देख आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कानपुर को खोद करके दोबारा फिर सिंगापुर बनाएंगे।
एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए जूनियर ओवैसी ने कहा है कि योगी वहां बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, यहाँ रेड्डी भी घर और मस्जिद तोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में भी कोई फर्क नहीं। देखिए उनके इस बयान में। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए।